मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया। ये बात जैसे ही हमने मोबाइल पर सुनी, हम दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने पर हमने देखा कि जीजा जी की सांसें थम चुकी थी। मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। माँ कह रही थी कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। केवल 25 साल की उम्र में मेरी बेटी विधवा हो चुकी है। हे भगवान, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? यदि आपको मेरी बेटी के ऊपर दया नहीं आई थी तो उसके 3 साल के बेटे के ऊपर तो दया आनी चाहिए थी ना। दीदी भी वहीं पर बैठी थी, लेकिन दीदी की आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा था। मैं ये देखकर हैरान हो गई थी कि माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और मेरी दीदी बिना किसी चिंता के अपने 3 साल के बच्चे के साथ हंस खेल रही थी। जीजा जी को घर पर लाया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गांव वाले लोग जब दीदी के घर पर आए तब दीदी उनके सामने रोने का नाटक करने लगी थी। ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। जब गांव वाले लोग चले गए तब दीदी कमरे में आकर जोर जोर से हंसने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी दीदी की कश्मकश को। आखिर मेरे मन में अनेकों सवाल गूंज रहे थे कि आखिर कौन औरत पति के मरते ही ऐसे हंसती है। एक और ये सवाल दिमाग में घूमने लगा कि क्या दीदी की मानसिक हालत तो नहीं बिगड़ी जिससे दीदी ऐसा कर रही हो। मैंने ये बात मम्मी को जाकर बताई। मम्मी को भी लग रहा था कि शायद ऐसा ही कुछ मामला होगा। फिर हमने सोचा चलो इस बारे में दीदी से बातचीत करते हैं। जब हम कमरे में पहुंचे तो कमरे का अंदर का नज़ारा देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे। दीदी ने एक गहरे रंग की लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मांग पर सिंदूर था, हाथों में चूड़ियाँ, मतलब एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी और अपने 3 साल के बेटे को कह रही थी कि अब तो खुश हो ना। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ही दीदी वापस ड्रेसिंग रूम में गई और गुलाबी रंग का सूट पहनकर एक नई नवेली दुल्हन की तरह श्रृंगार करके आई और मोबाइल पर गाने चलाकर डांस करने लगी। हम ये सब चीज़ों को देखकर हैरान थे। हम सोच रहे थे कि आखिर जीजा जी को मरे हुए 5 दिन ही हुए थे और दीदी का इस तरह का बर्ताव हमें हजम नहीं हो रहा था। हमने एक बार तो सोचा कि दीदी के सास ससुर से इस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन हमें लगा कि ये कहना उचित नहीं होगा। क्या उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? दीदी के बारे में सोच सोच कर हमारा दिमाग घूम रहा था, तो हम जाकर सो गए। दूसरे दिन जब हम उठे तो हमने देखा दीदी ने हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर रखा था। नाश्ते के बाद दीदी ने बढ़िया सा भोजन बनाया। भोजन में बहुत तरह के पकवान बनाए थे। मुझे याद है कि सारे पकवान दीदी के पसंदीदा थे। मैंने कहा, दीदी आज कुछ खास है क्या जो आपने इतने सारे पकवान बनाए हैं? दीदी ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया और गुस्से से मेरी तरफ देखकर रसोई में चली गई और दीदी ने रसोई में बैठकर ही खाना खाया। जब हमने इस बारे में उसके सास ससुर से बात करने की सोची तो वो भी बिना जवाब दिए अपने कमरे में चले गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में क्या हो रहा है। जब रात हुई तो हमने सोचा आज दीदी के सारे राज के बारे में जानकर ही रहेंगे। जब हम उसके बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचे तो दीदी अपने बेटे शुभम को सुला रही थी। जब शुभम सो गया वो अपना एक बैग लेकर घर के पीछे के रास्ते से निकल गई। हम सोच में पड़ गए थे कि ये पहेली तो सुलझ ही नहीं रही है और दीदी अब बैग लेकर पीछे के दरवाजे से कहाँ जा रही है। जाना हो तो आगे से भी जा सकती है। और हमने भी दीदी का पीछा करने के बारे में सोचा। हम भी दीदी के पीछे पीछे निकल गए थे। हमने देखा कि दीदी पीछे की गली में एक आखिरी में घर था, उस घर में चली गई। उस घर की चाबी दीदी के पास ही थी। उस घर का ताला खोलकर दीदी अंदर चली गई। ऐसा लग रहा था घर के अंदर भी कोई है। हमें लगने लगा कि दीदी कोई गलत काम तो नहीं करती। आखिर दीदी इतनी रात को उस घर में जाकर करती क्या है? कहीं दीदी का किसी के साथ चक्कर तो नहीं? फिर हम दीदी का वहीं पर इंतज़ार करने लगे। दीदी उस घर से जब सुबह के 5 बजे उठी और उस घर से निकलकर वापस अपने घर आई, हम भी दीदी के पीछे पीछे वापस लौटकर आए। अब हमने पक्का निश्चय कर लिया था कि कल जब दीदी उस घर पर जाएगी तो दीदी को रंगे हाथों ही पकड़ लेंगे। दूसरे दिन भी दीदी की वही दिनचर्या रही थी। देर रात होते ही दीदी अपने बेटे को सुलाकर वापस
अपना बैग निकालकर उस घर में गई। जैसे ही दीदी उस घर के अंदर घुसी, हम भी उसके पीछे पीछे उस घर में घुस गए और घर के अंदर गए। तो वहाँ का नज़ारा देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए थे। दीदी ने हमें अंदर आते देख लिया था और दीदी एकदम से घबरा भी गई थी और घबराकर एकदम से माँ के पास आकर माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और वो औरत कौन है इस घर में, और ये छोटा बच्चा किसका है? आगे जो दीदी ने कहानी सुनाई, वो कहानी सुनकर तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए थे। दीदी ने बताया कि इस घर में जो ये 20 साल की लड़की दिख रही है, वो उसकी सौतन है, और जो छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है, वो उस लड़की का ही बच्चा है। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी सौतन? तुमने तो पहले कभी नहीं बताया, और दामाद जी तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे और ऐसे बिगड़ैल इंसान तो थे ही नहीं, तो फिर सौतन कैसे? आगे दीदी सिसकियाँ लेते हुए बताने लगी कि माँ, आपके दामाद कोई शरीफ आदमी नहीं था, एक नंबर का बिगड़ैल और निकम्मा इंसान था। कभी नौकरी पर नहीं जाता था, कोई काम भी नहीं करता था, और उसके शौक दुनिया भर के थे। उसके पास अपने शौक पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो मेरे पैसे वो चुरा कर ले जाता था। कभी मेरे सास ससुर के पैसे भी चुरा कर ले जाता था। अगर उसे पैसे चुराने के लिए नहीं मिलते थे तो वो हमें मार पीट कर हमसे पैसे लूट कर ले जाता था, और रोज़ रात को शराब पी कर आता और हमसे लड़ाई करता था, और मेरे ऊपर गलत लांछन भी लगाता था, और मुझे हर बात के लिए रोक टोक करता था। और माँ, आपने देखा होगा मुझ में कितना परिवर्तन आया है। पहले कैसे मैं खुलकर जीती थी, चाहे जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं ले आती थी, लेकिन माँ अब मुझे हर एक चीज़ को सोच समझ कर लाना होता है। इस 3 साल के बच्चे के ऊपर भी उसे दया नहीं आती थी। रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से मैं परेशान हो चुकी थी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, लेकिन मन की कठोर करके मैं जी रही थी। फिर माँ कहने लगी, बेटा ये सब बातें तूने पहले क्यों नहीं बताई थी? क्या बताती माँ, और क्यों बताती? ये बताती कि आपकी बेटी ने जो अपने पसंद से लड़का चुना है वो बिगड़ैल है और मुझे मारता पीटता है। मैं अब अपना घर छोड़कर आपके पास आना चाहती हूँ। क्या आप मुझे रखते? मेरे परिवार वाले जो मुझे बहुत अच्छी समझते थे, वो मेरे बारे में क्या सोचते? और ये समाज वाले आप लोगों को तो ताने मार मार कर जिंदा ही मार देते। और माँ, इस लड़की के साथ आपके दामाद ने ज़बरदस्ती की थी। रोज़ इसे चाकू से धमकाकर इससे ज़बरदस्ती करता था। बेचारी लड़की पेट से हो गई थी, और इसके माँ बाप को पता चला कि ये पेट से है, तब इसके माँ बाप इसे छोड़कर चले गए। मेरे पति ने इस लड़की की भी ज़िंदगी तबाह की है। इसके क्या क्या सपने थे कि ये पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन सब बर्बाद कर दिया। इसका कोई नहीं है माँ, और मैं एक औरत होने के नाते एक औरत का दर्द समझती हूँ। उसका मैं 9 महीने से ध्यान रख रही हूँ। ये दिन में अपनी जॉब करती है। बेचारी बहुत ही गरीब है। इसके सपने हैं कुछ बनने के लिए, इसलिए ये रात को पढ़ाई करती है। रात के समय जब ये पढ़ाई करती है तब मैं इसके बच्चे को रखती हूँ, क्योंकि ये बच्चा अभी 6 महीने का है और ये अपनी माँ को परेशान करता है। इसीलिए घर के पीछे के रास्ते से आती हूँ ताकि किसी को पता न चले। और हाँ, ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि गांव में मैंने कह रखा है कि ये अकेली है, इसीलिए इसने बच्चे को गोद ले लिया है। माँ, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और माँ, आप कह रही थी ना कि मेरा पति मर चुका है और मैं ऐसे श्रृंगार कर रही हूँ और पकवान बना रही हूँ, तो आपको बता दूँ, मैं उसके जीते जी जीना छोड़ चुकी थी, क्योंकि अभी कभी अपने बारे में सोचती थी तो वो मेरे ऊपर लांछन लगाता था, मुझे टोकता था, मुझे मारता पीटता था। लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ माँ, मैं अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सकती हूँ। और मेरा पति मर गया, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसा पति होने से, ऐसा बेटा होने से और ऐसा इंसान होने से नहीं होना ही अच्छा है। माँ ने कहा, मेरी बेटी खूब समझदार हो गई है। माँ ने माफ़ी मांगी दीदी से और कहा, बेटा अब से मैं तेरे हर सुख और दुख में तेरा साथ दूंगी, क्योंकि तू मेरी बेटी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।